नमस्ते और इस नए विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सबके वजूद से बहुत गहराई से जुड़ा है। हम हिंदी के एक बहुत ही मशहूर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले निबंध मैं और मेरा देश पर चर्चा करेंगे। मतलब ये सिर्फ कोई कहानी या साहित्य नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक और उसके देश के बीच जो अटूट रिश्ता होता है ना, उसे समझने का एक शानदार नजरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें पूरे देश की पहचान तय कर देती हैं। आज के इस सफर को हमने मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्णता के भ्रम की, फिर हम एक वैचारिक भूकंप से गुजरेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसे व्यक्ति ही राष्ट्र है। चौथे हिस्से में शक्ति बोध और सौंदर्य बोध को डिकोड करेंगे और फाइनली श्रेष्ठता की असली कसौटी को परखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पूर्णता का भ्रम। हम सब ना अक्सर अपने आसपास एक बहुत ही सेफ सा घेरा बना लेते हैं और मान बैठते हैं कि बस यही हमारी पूरी दुनिया है। मशहूर निबंधकार और पद्मश्री से सम्मानित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का ये निबंध उनके खुद के एक ऐसे ही अनुभव से शुरू होता है। स्टार्टिंग में ना लेखक को लगता था कि उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, पूरी तरह से पूर्ण है। अपना घर था, पड़ोसियों का प्यार था, समाज में इज्जत थी, वो लोगों के काम आते थे, लोग उनके काम आते थे, मतलब सब कुछ एकदम सेट था। उन्हें लगता था कि एक इंसान के तौर पर उनके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन सच कहें तो ये बस एक बहुत ही आरामदायक भ्रम था, क्योंकि ये जो हमारा पर्सनल सम्मान होता है ना, ये एक शीशे के महल की तरह बेहद नाजुक होता है। लेखक को अचानक ये रियलाइज हुआ कि उनके इस सुरक्षित घेरे में एक बहुत बड़ी दरार है। उन्हें समझ आया कि यार, अगर उनका देश गुलाम है या कमजोर है ना, तो उनकी ये व्यक्तिगत पूर्णता एकदम खोखली है। राष्ट्रीय सम्मान के बिना कोई भी इंसान कहीं भी आपका अपमान कर सकता है, बिल्कुल किसी मामूली अपराधी की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस अपमान के खिलाफ अपील करने का भी कोई हक नहीं होता। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, एक वैचारिक भूकंप। अब सवाल ये है कि लेखक का ये आरामदायक भ्रम आखिर टूटा कैसे। तो ये कोई आम भूकंप नहीं था जिससे धरती हिले। ये एक वैचारिक भूकंप था जो जुड़ा है एक बेहद तेजस्वी व्यक्तित्व से। गुलामी के उस घने अंधेरे में जिन लोगों ने अपने खून पसीने से देश के गौरव का चिराग जलाए रखा, उनमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो जहां भी जाते बस छा जाते थे। लेकिन लाला जी के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने पूरी दुनिया घूमी, पर अपना सारा दर्द एक ही वाक्य में समेट दिया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका गए, इंग्लैंड रहे, लेकिन जहां भी गए ना, भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक उनके माथे पर लगा ही रहा। ये था वो वैचारिक भूकंप। इसने साफ कर दिया कि आपके पास चाहे दुनिया भर का टैलेंट हो, पैसा हो, पर अगर आपका देश गुलाम या कमजोर है तो वो सारी चीजें आपको सच्चा गौरव नहीं दिला सकती। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, व्यक्ति ही राष्ट्र है। हम सब कई बार सोचते हैं ना कि एक अकेला आम इंसान इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है। भाई, हम ना तो कोई बड़े साइंटिस्ट हैं, ना ही कोई अरबपति। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जीवन कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा युद्ध है। और युद्ध में सिर्फ लड़ने वालों का ही नहीं, बल्कि जय बोलने वालों का भी उतना ही महत्व होता है। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों के शोर से थकते हुए खिलाड़ियों में भी बिजली सी दौड़ जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक साधारण नागरिक के छोटे छोटे पॉजिटिव काम भी देश को बहुत बड़ी ऊर्जा देते हैं। इसे साबित करने के लिए ना जापान की 2 बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक घटनाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ जब स्वामी रामतीर्थ जापान गए और उन्हें ताजे फल नहीं मिले, तो उनके मुंह से निकल गया कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तभी एक जापानी युवक ने ये सुन लिया। वो दौड़कर कहीं से ताजे फल ले आया और पैसे लेने से भी साफ मना कर दिया। उसने बस इतना कहा कि आप अपने देश जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। सोचिए, इस एक छोटे से काम ने जापान की कितनी इज्जत बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ एक विदेशी स्टूडेंट जापान की ही एक लाइब्रेरी से किसी रेयर किताब के पन्ने फाड़ लेता है। नतीजा, उसे तो निकाला ही गया, साथ ही लाइब्रेरी के बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस स्टूडेंट के देश का कोई भी इंसान अब इस लाइब्रेरी में नहीं आ सकता। ये दोनों घटनाएं एकदम शीशे की तरह साफ कर देती हैं कि एक नागरिक और उसके देश की इज्जत कैसे एक दूसरे से गुंथी हुई है। और हाँ, बात सिर्फ बड़े कामों की नहीं है, बात है भावना की।
जरा सोचिए, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा को एक गांव का बूढ़ा आदमी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद देने के लिए मीलों पैदल चलकर आया, और राष्ट्रपति ने उस सच्चे प्यार को अपना सबसे बेहतरीन गिफ्ट माना। बिल्कुल इसी तरह भारत में एक साधारण से किसान ने रंग बिरंगी सूतलियों की एक खाट बुनी और उसे खुद कंधे पर उठाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भेंट करने पहुंच गया। नेहरू जी ने भी उस भावना की पूरी कद्र की। मतलब साफ है, काम चाहे जितना भी छोटा हो, अगर उसके पीछे की भावना एकदम शुद्ध है और देश के हित में है, तो वो काम अपने आप में महान है। अब हम आ गए हैं चौथे भाग पर, शक्तिबोध और सौंदर्यबोध। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारे काम देश के लिए सही है या नहीं? इसके लिए ना दो बहुत ही सॉलिड पैमाने हैं। पहला है शक्ति बोध, यानी अपनी ताकत का एहसास। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा कोई भी काम या हमारी कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे देश का कलेक्टिव मॉरल डाउन हो। जब हम ट्रेन में, चाय की टपरी पर या पब्लिक प्लेस में लगातार ये गाते रहते हैं ना कि अरे यार देश में सब कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो जाने अनजाने में हम अपने ही देश का मनोबल गिरा रहे होते हैं। इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को ना महाभारत के एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। जब कर्ण युद्ध के मैदान में अपने जीतने का दावा करता था, तो उसका सारथी शल्य बार बार अर्जुन की ताकत का हल्का सा जिक्र कर देता था। इस लगातार की जाने वाली नेगेटिव कमेंट्री ने कर्ण के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी और उसकी हार की नींव रख दी। बिल्कुल इसी तरह अपने देश की लगातार बुराई करना हमारे शक्तिबोध को बुरी तरह घायल कर देता है। दूसरा पैमाना है सौंदर्यबोध। अब यहाँ सुंदरता का मतलब किसी मेकअप या दिखावे से नहीं है। ये दरअसल हमारी सिविक सेंस और कल्चरल डिग्निटी को बनाए रखने का बोध है। कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे देश की गरिमा या सुरुचि को ठेस पहुंचे, वो इस सौंदर्यबोध के सख्त खिलाफ है। हमारी कुछ डेली की आदतें होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जैसे सड़क पर केले का छिलका फेंक देना, अपने घर का कूड़ा बाहर दूसरों के सामने फेंकना, गालियों का इस्तेमाल करना, कोनों में पान थूकना या भीड़-भाड़ में बिना वजह धक्का मुक्की करना। ये चीजें सुनने में शायद बहुत मामूली लगें, लेकिन असल में इनके जरिए हम अपने देश के सौंदर्य बोध पर बहुत भारी प्रहार करते हैं और अपनी ही संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाते हैं। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम खंड में पहुंच चुके हैं, श्रेष्ठता की असली कसौटी। हमने ये तो समझ लिया कि नागरिक ही देश का चेहरा है, लेकिन क्या कोई ऐसा मीटर है जिससे हम किसी देश के नागरिकों के आधार पर उस देश की महानता को माप सकें? लेखक के हिसाब से वो सबसे बड़ी और अंतिम कसौटी है चुनाव, यानी हमारा मतदान। ये थॉट बहुत ही गहरा है। जिस देश के नागरिक ये अच्छे से समझते हैं कि वोट किसे देना चाहिए और किसे नहीं, वो देश हमेशा तरक्की करता है। और जहां लोग गलत भड़काऊ नारों या किसी लालच में आकर वोट दे देते हैं, वो देश गर्त में चला जाता है। सच कहूं तो बैलेट बॉक्स सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये हम नागरिकों के कैरेक्टर और हमारी समझदारी का अल्टीमेट रिफ्लेक्शन है। तो ये पूरा सफर अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या हम सही चुनाव कर रहे हैं? और ध्यान रखिएगा, ये चुनाव सिर्फ इलेक्शन में वोट डालने तक सीमित नहीं है। ये चुनाव है हमारे रोजमर्रा के बर्ताव का, हमारे शक्तिबोध और हमारे सौंदर्यबोध का। क्योंकि मैं और मेरा देश कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन विचारों ने इस पूरे विषय को एक बिल्कुल नए और साफ नजरिए से देखने में मदद की होगी। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।